हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जितना भी लेक्चर था चैप्टर 1 का वो करा दिया मैंने, और इसके बाद आपका जो आंकिक क्वेश्चन है बीच बीच में आते रहेंगे। तब तक चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो आपका बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था, उसका प्लेलिस्ट बढ़िया बना हुआ है फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आज हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हमें कैसे कैसे मतलब सीक्वेंस से पढ़ाई करना है, यानी हम किस किस टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों के पास जैसे मान लीजिए बुक ही नहीं है, या कुछ बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी का बुक है ना। मान लीजिए आपके पास शिवलाल हो, युगबोध हो, मित्तल हो, कई सारे राइटर्स के बुक मिलते हैं। तो आपके बुक में हो सकता है पुराना एनसीईआरटी भी टॉपिक दिया हो। तो आपको कौन कौन से मेजर रूप से टॉपिक तैयार करना है बच्चों, आज इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। रूपरेखा हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपका यहां पर देख ही रहे हैं कि अध्याय 2 में स्थिर वैद्युत विभव है बच्चों। स्थिर वैद्युत विभव है ना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, मतलब ये हमको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता मतलब इस चैप्टर में आप स्थिर वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं और तथा धारिता के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज है बच्चों, आप लोगों को इसमें पूरा क्लियर करेंगे। थोड़ा सा ब्रुश है ना, क्लीन नहीं हो रहा है ना। चलो क्लीन हो गया। चलिए बात कर लेते हैं अपन बच्चों। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है, इसको हम क्रम से देखेंगे। पूरे पीडीएफ को हम टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है। हम सारे चैप्टर एनसीईआरटी के जो भी एनसीईआरटी के बच्चों, क्योंकि चैप्टर 2 में जैसे भी ये पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 1 का जल्दी एक ऐसा लेक्चर आने वाला कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी को हम बढ़िया एकदम बखूबी के साथ पेज नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 4 में लगातार मेहनत हम कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए बच्चों जो आपका पहला जो पेज है ये भूमिका है। भूमिका के बारे में आप लोगों को पहला लेक्चर जो मिलेगा उसी में पूरा भूमिका के बारे में हम बता देंगे कि किस तरीके से भाई आवेश को यहां से वहां तक ले जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर किस प्रकार से ऊर्जा लगती है। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है, यानी आवेश गति कर रहा है, तो उस पर किस प्रकार से ऊर्जा लग रही है, टोटल एनर्जी कितना है, ये सारा चीज ये आपका बच्चों क्या है ना। इसके बाद हमारा स्थिर वैद्युत विभव के बारे में आ जाता है बच्चों। ठीक है, यहां से और यहां पे आपका एक इटालियन कांद्रे एलेसैंड्रो वोल्टा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है ना बच्चों, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि इनकी जो ख्याति कैसी हुई, मतलब क्या क्या चीज इन्होंने दिया। तो सबसे जो पहला हमारा मेन टॉपिक रहेगा बच्चों, जो चैप्टर का हमारा है ना पूरा बेसिक है, स्थिर वैद्युत विभव। सबसे पहला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा स्थिर वैद्युत विभव के बारे में, भूमिका के बारे में बात कर लेंगे। भूमिका कुछ नहीं, 10 से 5 मिनट में हो जाएगा। फिर स्थिर वैद्युत विभव आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है, साथ में आप विभवांतर भी, जैसे देखो भाई, आप विभव पढ़ोगे, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा P बिंदु है, R बिंदु है, यहां पर आवेश के कारण कितना विभव, यहां पर कितना विभव है बच्चों, फिर इनके बिंदुओं के बीच का अंतर विभवांतर कहला जाता है। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक आ जाता है बिंदु आवेश के कारण विभव, मतलब हमारे पास एक आवेश है, बिंदु आवेश है, उसके कुछ दूरी पर है ना, R दूरी पर एक बिंदु है ना, वहां पर कितना विभव होगा इसकी गणना करनी है बच्चों। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको पढ़ना है। बिंदु आवेश कण विभव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसे आपको नहीं भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये सारा चीज कहानी बिल्कुल ट्विस्ट नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, खत्म कहानी। जो चीज नहीं है तो नहीं पढ़ना बच्चों। ठीक है, चलिए देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव बच्चों, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। और अभी जो परेशानी सबसे ज्यादा बच्चों गांव में लाइट का है ना, चलो और भी आप लोग थोड़ा सा देख लो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये सारा चीज आपके कोर्स में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये सारा चीज पोर्शन बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है ना। जो एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ना है बच्चों। यहां तक आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने कहा आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय के कारण ये आपके नीट या आईआईटी लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 12th लेवल में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है,
आवेशों के निकाय के कारण विभव। 12th लेवल में यदि हम बात करें बच्चों तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 2.5 आप देख सकते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विभव। हम एक लेक्चर इस पर भी कर देंगे, क्योंकि जैसे विभव की गणना कर लेंगे, अब कई सारे आवेश हैं उनके कारण विभव, तो टोटल विभव का योग कर देंगे, खत्म कहानी। जैसे आवेश का योज्यता होता है ना, वैसे विभव का योज्यता, जैसे V1 निकाला, V2 निकाला, ऐसे Vn तक निकाल लिया, और सभी का निकालना है बच्चों तो अपन योग कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हर एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो फिर आगे देखते हैं बच्चों थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, ये समविभव पृष्ठ। ये जो टॉपिक है बच्चों इतना महत्वपूर्ण है कि हर तीसरे वर्ष पूछा जाता है। आप एमपी से, बिहार, राजस्थान, हर जगह से समविभव पृष्ठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण। अब देखो भाई, यहां पर आपको थोड़ा सा गुण वगैरह एकदम थ्योरी पूरा दिया रहता है, लेकिन हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसको हम विधिवत आप लोगों को समझाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध। इसका भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बच्चों ये जरूरी है, रूपरेखा जरूरी है ना। 10-5 मिनट में ये चीजें क्लियर कर लेना है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कभी नहीं पूछी गई, आज तक में नहीं पूछी गई है। केवल यह पूछा गया है किसी आवेश में कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, उसकी गणना करने के लिए आ जाती है। आवेशों के निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा कभी नहीं पूछी जाती। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे बच्चों यदि आप किसी आवेश में कितना स्थितिज ऊर्जा संचित है, उसका यदि मान आपसे बन रहा है तो निकाय में मतलब टोटल योग ही होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे किसी भी निकाय पर ऊर्जा कितना होता है तो उसका थ्योरम होता है, वो थ्योरम अपन कराएंगे बच्चों, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा एनसीईआरटी में यही चीज तो है, इतना लंबा चौड़ा कहानी दिया रहता है और उन्हीं के बीच से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। और हम बात करेंगे ना ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसे मैराथन लाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। कहां से आता है थोड़ा सा भी बच्चों आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। जल्द से जल्द हम एक बड़ी सी बैटरी ले लें ताकि 2-2 घंटे की लाइव क्लास आ जाए, है ना। 2-2 घंटे की लाइव क्लास जिस दिन चलने लगेगी ना, उस दिन आप लोग भी कहोगे कि शिव सर क्या पढ़ाते हैं यार, धांसू, मजा आ गया। और अभी क्या है कि 5 मिनट भी बैटरी बैकअप नहीं देता, वीडियो को बीच में कट करना पड़ा। अभी ये सारा चीज ऐसे ही है ना, ये सब 12th लेवल के लिए काम का चीज नहीं है ना बच्चों। 12th लेवल का देखो, कोई बच्चा नीट लेवल का पढ़ाई कर रहा है उसकी अलग है। वाह क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश में स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, एकल आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेश में निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और यह क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, आप लोग उठा के देख लेना 10 साल का पेपर, कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हम ऐसे टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है। द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा, है ना, यह भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया बच्चों। द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा की गणना कभी भी नहीं पूछा गया है ना, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है ये चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। ये बच्चों ये चैप्टर 1 की पूरी कहानी दी है। पेज नंबर आपका कौन सा चल रहा है, पेज नंबर है ये 61 है, पेज नंबर 61 है, यहां पर देखो पेज नंबर 61 है, इसमें पूरा चैप्टर 1 का कहानी देख के रखा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों, मेन रूप से मुद्दे में आते हैं, ये आपका स्थिर वैद्युत परीक्षण, ये भी ऐसे ही है ना, इसका भी कोई मतलब का नहीं है। थोड़ा सा अपन आगे बात कर लेते हैं बहुत की भाई चैप्टर, हाँ परावैद्युत और ध्रुवण, यहां से क्वेश्चन बनता बच्चों 2.10, ये परावैद्युत तथा ध्रुवण है। थोड़ा सा समय लगता है इसको क्लीन होने में, हाँ अब समझ में आएगा आपको। परावैद्युत तथा ध्रुवण ये आपको पढ़ना पड़ेगा, परावैद्युत तथा ध्रुवण, ये चीज आपको बढ़िया मतलब इनको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चों है ना आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 2000 ये आपका 25-26 का पीडीएफ है एनसीईआरटी का। कुछ चीजें तो मुझे लगता है बिना मतलब का भी है, जो कि कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे मैं बिना मतलब का ही समझता हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं। बाकी तो इतना लंबा चौड़ा कहानी, हाँ यहां से आता है क्वेश्चन भाई। संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा है ना इसका पिक्सल सही नहीं है,
कुछ देर में ओपन होता है अच्छे से। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, संधारित्र तथा धारिता, इसका बेहतर प्रॉपर लेक्चर आएगा। मतलब चैप्टर 1 का ना बहुत ज्यादा मतलब बेसिक चीज चैप्टर 2 में देके रखा है। अभी तक आपने बहुत ज्यादा देखा ना वो स्थिर वैद्युत विभव। अब धारिता में, धारिता से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांस रहता है धारिता से ही क्वेश्चन रहता है बच्चों। ठीक है, धारिता से जो संधारित्र होता है इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये पहला धारिता का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल शॉर्टकट में दिया है। जो हिंदी की कहानी है वो लंबा चौड़ा है। ठीक है, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इससे पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों सारा मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो, है ना। ये थ्योरम अब बल्कि आपको नहीं पढ़ना, ये जो थ्योरम दे के रखा परावैद्युत का प्रभाव, ये कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन ये पढ़ना है आपको। 2.14 जो पॉइंट है, संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, इसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चों। समझ में आई बात, गई कि नहीं आई, है ना। हाँ, ये आपका पार्श्व क्रम। ठीक है, पार्श्व क्रम मतलब बच्चों ये आपका समांतर क्रम संयोजन है ना। श्रेणी क्रम संयोजन, ये पार्श्व क्रम, समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ये चीज है। इसमें ज्यादा जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे तो यार हाँ संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, यदि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। और चैप्टर 2 जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम, है ना। अब लेक्चर आने ही वाला है, बस चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पा रहा भाई। उसको अपन सोच रहे हैं कि एक दिन मैराथन क्लास कर लेते। मैराथन क्लास मतलब 40-50 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मजा आ जाता। इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र के बाद आपका इनका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, ये 2 टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। और आंकिक क्वेश्चन तो अपन को करना ही करना है, आंकिक क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये सब पूरा बेसिक चीज दे के रखा है, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपको कोष्टक में दिया रहता है ना एनसीईआरटी का, उसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है भाई। फॉलो क्यों करना है सर? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। जैसे यू का मान आ जाएगा, ये 3 ऑप्शन है ना, देखो इनमें से कौन सा नहीं, एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा, फिर वहां पे आप परेशान हो जाओगे। एक बार तो ये क्वेश्चन आया था, किसी विद्युत क्षेत्र के स्थान पर परावैद्युत आवेश घनत्व प्रति इकांक आयतन में ऊर्जा कितनी होती है, ये क्वेश्चन आया था। कोई नहीं करता था, किसी से बन ही नहीं रहा ये वाला क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में दे रखा था। एनसीईआरटी में दे रखा था। लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है, समझ रहे हो। चलो और भी देख लेते हैं। अभी और एक टॉपिक बचा है क्या इस चैप्टर में? विचारणी विषय आ गया है ना। यार एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो उभयनिष्ठ विभव का जो थ्योरम है वो हट गया क्या? मिला ही नहीं मुझे, है ना। तो उसे भी नहीं पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करता हूं। जैसे आप उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक आया करता है, वो सिलेबस में नहीं है। पूरा बेसिक देके रखा है, सारांश, सारांश में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो वो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक चैप्टर 2 में नहीं है, वो हट चुका है एनसीईआरटी में, तो अब मुझे भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों पूरा का पूरा आपका सिलेबस। आप लोगों से बस गुजारिश है कि प्यार सपोर्ट बनाए रखें। क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया है ना। देखो भाई, ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ये एक एक पॉइंट है बच्चों जिन्हें आप लोगों को नोट डाउन करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि सर बन नहीं रहा है ना। तो मैं अभी ये वीडियो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आप लोग भी इसे तैयार कर लेना कि क्या क्या पढ़ना। एक बढ़िया पहले आप लोग कोई चैप्टर है तो उसमें रूपरेखा बनाओ कि ये पॉइंट हमको पढ़ना, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लेक्चर शुरू करेंगे। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो जैसे पीडीएफ है, किसी को मतलब कोई इंफॉर्मेशन वाला पीडीएफ है, वो कहाँ मिल जाता है, तो मैं व्हाट्सएप में सबको पर्सनल शेयर नहीं करता हूँ। टेलीग्राम में फ्री है भाई, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर शिव कोचिंग क्लासेस है, तो उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि ये सारा पीडीएफ एग्जाम तक आपको जो भी मटेरियल है वहां पे जो फ्री आप कॉस्ट दी जा सकती है वो वहां पे दे दी जाती है। बाकी नोट्स के लिए तो मात्र 100 रुपए लगते हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 968529 ठीक है। जिन बच्चों की नोट चाहिए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जितना भी हो सकता है यूट्यूब पे क्लासेस फ्री ही चल रहा है, और टेलीग्राम में भी एक्टिव रहूंगा इस वर्ष, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।